हर बार गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर बार गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ एक ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में आर्थिक उथल मची हुई है और श्रीलंका के जैसे हालात थे। इसके बाद से बांग्लादेश, पाकिस्तान में, नेपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है सड़कों पर। और अभी कल ही की खबर है, हाल ही में बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका मूल में जो सबसे बड़ा कारण है वो है फ्यूल की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। जानते हैं, यही नहीं, कोविड-19 ने दुनिया भर में के देशों की आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख दिया है। उसके बाद से रशिया यूक्रेन वार ने आग में घी डालने का काम किया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन और ढुलाई महंगे होने से बढ़ने से बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, जाती नौकरियों ने लोगों के सामने संकट पैदा कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, जब संकट पैदा होगा, लोगों की बचत नहीं होगी, दैनिक दिनचर्या चलाना मुश्किल होगा, तो विरोध होगा ही, लोग सड़कों पर उतरेंगे, सरकार विरोधी प्रदर्शन नारेबाजी करेंगे ही। और अभी ऐसी तस्वीरें आपने देख रहे हैं, कई न्यूज़ पेपर में छपी हैं। बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में अभी सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति पर सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। अभी आपने श्रीलंका में देखा था, वहाँ क्या हालात थे। इससे पहले आपने नेपाल और पाकिस्तान में देखा, लोग सड़कों पर महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आगे है स्थिति बांग्लादेश की। और इसमें आप देखेंगे आने वाले समय में और भी स्थिति भयावह हो सकती है कि सरकार सत्ता जाती हुई देखेंगे। नेपाल में सत्ता चली गई है और सत्ता विरोधी प्रदर्शन कई देशों में हो रहे हैं। तो यदि यह स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो कई देशों में वहाँ की मूल सरकार जा सकती है। लोग परेशान हैं और इनके सबसे मेन कारण में जो मूल कारण रहा है वो फ्यूल्स की बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी रही हैं। और बढ़ती कीमतों ने ही महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। तो आज हम इन पर चर्चा करेंगे और या यूँ कहेंगे कि कैसे ये हालात हो गए हैं कि विभिन्न देशों में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को चरम महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके मूल में क्या कारण है, उनका कैसे निदान किया जा सकता है, इसके लिए सरकारें कितनी जवाबदेह हैं। हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सरकारें क्या कोशिश कर रही हैं और उसका क्या जनता को समझाने में सफल हो रही हैं कि इस वजह से ये महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। तो उन सारी बिंदुओं का हम इस सेशन में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से क्या स्थिति बन गई है। जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का दौर है और दुनिया के प्रत्येक देश एक दूसरे देश से बिजनेस के पर्पज से, ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड हैं। तो यदि एक देश में कुछ भी उथल पुथल होगा तो उसका दूसरे देश पर इनडायरेक्टली, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभाव जरूर पड़ेगा। और यह प्रभाव रशिया यूक्रेन वार के बाद और बढ़ गया है। कोविड-19 ने तो अर्थव्यवस्था चरमरा दिया था और इसके बाद रशिया यूक्रेन वार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। जानते हैं, सारे देश जो हैं खाड़ी देशों से पेट्रोल नहीं खरीदते हैं। तो अब हम यहाँ तस्वीर बांग्लादेश में भी देखने लगी है। बांग्लादेश भारत से सलाह मांग रहा है कि आपने कैसे रशिया से सस्ता तेल खरीदा, आपने कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम को नियंत्रित रखा है, उसके बारे में हमको एडवाइस दीजिए। तो चलिए आज सेशन में पूरी चर्चा करते हैं कि कहानी क्या है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, क्या ये बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन का प्रयास चल रहा है। इन सब चीज़ों को जानते हैं। यहाँ पर हमने आपको अखबारों की कुछ न्यूज़ दिखाई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स और डॉन में फुल प्राइस हाइक होने की वजह से बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में लगभग 50% के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसा मान लीजिए पहले जो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है, और यह बांग्लादेश की स्थापना से लेकर अब तक के 51 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी और आज उसके 51 साल पूरे हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि 51 सालों में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार में इतना वृद्धि किया गया है, 50% वृद्धि किया गया है। मान लीजिए कि कोई पहले पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर मिलता था, चाहे बांग्लादेश में मुद्रा वहाँ क्या टका है,
तो मान लीजिए पहले 1 लीटर पेट्रोल 100 टका में मिलता था, तो 50% वृद्धि होने से अब 150 टका में मिलेगा। यूँ मान लीजिए 50% वृद्धि कर दी गई है। और विश्लेषण करते हैं कि ये बात हमेशा बोली जाती है कि चिंता मत करिए, बहुत मैंने हमेशा कहा है कि आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई बहुत देशों में सत्ता परिवर्तन करके ही मानेगी और ये हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप देखें उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने से दुनिया भर के देश उसके सामने सरेंडर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से विभिन्न देशों का जो रास्ता है वो रूस और यूक्रेन से होकर जाता है। सभी देश खाड़ी देशों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदते हैं। उनमें से ज़्यादातर देशों को पेट्रोल और डीजल रसिया सप्लाई करता है, लेकिन रसिया यूक्रेन वार के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से वो देश अब रूस से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद पाने की वजह से अब उनको खाड़ी देशों से पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जब महंगा खरीदेंगे तो महंगा में तो बेचना पड़ेगा। और भारत जो है, ये देखिए, एक बार आपको याद होगी कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि भारत अपने आप को विदेश नीति में स्वतंत्र रखा है, अमेरिकी दबाव में झुकने वाला नहीं है। और अमेरिकी दबाव को इग्नोर करते हुए भारत ने रसिया से ही पेट्रोल और डीजल खरीदना जारी रखा, जिसके हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की दामें अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई हैं। और देश जिन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों का अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र नहीं रख पाए, वो अब रसिया से सस्ते पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद पा रहे हैं और वो खाड़ी देशों से पेट्रोल और डीजल मंगा रहे हैं। तो जान रहे हैं कि जब डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ेंगे ही, और यही कंडीशन यहाँ देखने को मिल रही है। तो हम आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या हालात हो रहे हैं बांग्लादेश में। ऐसी स्थिति में समीकरण बदल गए हैं। जानते हैं, जब रसिया से और पर प्रतिबंध करने के बाद समीकरण बदल गए हैं, खदानें महंगे हो गए हैं। तीसरा, रिमिटेशंस पर फर्क पड़ गया, वरीयतन पर फर्क पड़ गए। इन सारी चीज़ों का प्रभाव एक साथ संयुक्त रूप से देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में रिटेल फ्यूल प्राइस इतनी इंक्रीज हो गई है, इतनी बढ़ा दी गई है कि 1971 के बाद से अब तक की सबसे मैक्सिमम वृद्धि की गई है। आप यहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। सड़कों पर बैठी जनता और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी देखे जा सकते हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और उसके बाहर तेल भरते हुए कर्मचारी आपको दिखाई पड़ रहे हैं और कर्मचारी लोगों को मना कर रहे हैं कि आप इतना पेट्रोल मत लीजिए। इतना ही नहीं, लोग पुलिस के वाहनों को आग भी लगा दे रहे हैं। देख लीजिए पूरा न्यूज़ में, यानी कैसा बांग्लादेश में हालात हो गया। जो बांग्लादेश को भी अपनी ऊँची GDP के लिए, ऊँचे विकास दर के लिए दम भरता था, आज वहाँ की स्थिति कितनी खराब हो गई है। तो आप देखिए, बांग्लादेश की न्यूज़ लिख रहा है फ्यूल प्राइसेस 50% इंक्रीज। तो आप यहाँ पर ऐसे दृश्यों को बिल्कुल रिजेंबल कर लेंगे कि ऐसा हमने हाल ही में श्रीलंका में, पाकिस्तान में और नेपाल में देखा है, और अब बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। शायद आने वाले समय में और कुछ देशों में सत्ता विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले, यदि आर्थिक स्थिति पर, महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। और इसके पीछे क्या कारण है, आज हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप जानते हैं कि बांग्लादेश का जो वहाँ का करेंसी है वो टका है। तो आज हम उसी रेफरेंस में बात करेंगे। डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश की करेंसी जो है 20% नीचे गिर गई है। डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश की करेंसी में 20% की गिरावट आई है। 10% डीजल पावर प्लांट बंद हो गए हैं और 13 घंटे ब्लैकआउट की स्थिति रही है। यानी जो पावर प्लांट डीजल से, देश के 10% पावर प्लांट यानी जिससे बिजली पैदा होती थी डीजल की वजह से, उनको बंद कर दिया गया है और 13 घंटे ब्लैकआउट की स्थिति पूरे देश में रही। बिजली की आपूर्ति बाधित रही है बांग्लादेश में, ऐसी कंडीशन आ गई है। तो देख लीजिए, ये किसी भी देश की आर्थिक स्थिति गिरने के दो ही प्रमाण होते हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति गिरने के दो ही प्रमाण होते हैं। पहला, महंगाई दर निर्धारित सीमा से ऊपर चला जाना।
पहला होता है महंगाई दर दिन निर्धारित सीमा से ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है। और दूसरा, डॉलर के मुकाबले देश की करेंसी नीचे आ जाए। अब बहुत नीचे आ जाती है तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले 20% तक नीचे आ गई है। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले 20% तक नीचे आ गई है। अब आप सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप इससे सोचेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे फ़र्क पड़ता है जनाब, ये बांग्लादेशी करेंसी है और टका में होने वाली पेमेंट्स अब इससे ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जानते हैं हम दुनिया से जो भी सामान का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर में करते हैं। जब हमारी करेंसी का भाव डॉलर के मुकाबले गिरेगा तो हमको अब उन्हीं चीज़ों के लिए अब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए पहले मतलब हमको 100 टका, $1 के मान लीजिए हमको 100 टका पेमेंट करना पड़ता था 1 लीटर के लिए, तो अब 20% गिरने से अब 120 टका पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में। तो जाहिर सी बात है कि हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो ज़्यादा महंगाई बेचेंगे, ज़्यादा महंगाई बेचेंगे तो लोग महंगाई बढ़ेगी। तो यही बात है। मान लीजिए कि पहले आपको $1 के लिए 100 टका देना पड़ रहा था, अब आपको उसी जगह $120 देना पड़ेगा। तो है ना, इस स्थिति में आपके पास तो लिमिटेड बातें थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। अब परिणाम मिलकर आ रहा है कि आपको कम वस्तु खरीदने के लिए ज़्यादा करेंसी देने पड़े। पहले से हमारे पास सीमित संसाधन थे और सीमित रुपया पैसा था। और दूसरी बात, डिमांड वही है, डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई कम हो गई, संसाधन हमारे पास पैसे कम हो गए, इसलिए हम चीज़ें कम खरीद कर ला रहे हैं। लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से अब हमको ज़्यादा में बेचेंगे, पैसे तो है नहीं हमारे पास। जाहिर सी बात है कम वस्तुएँ आएंगी तो डिमांड की तुलना में महंगाई इंक्रीज होगी। महंगाई बढ़ने का सीधा अर्थ है कि हमारे यहाँ लोगों की आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा, बचत कम होगी और खर्च चलाना मुश्किल होगा, तो लोग सड़कों पर उतरेंगे ही। आप वहाँ के हालात देख सकते हैं। 10% डीजल पावर प्लांट जहाँ पर डीजल से बिजली बनती थी वे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आप खरीदने के लिए जो टका दे रहे थे उससे काम नहीं चल रहा है, क्योंकि डॉलर का भाव मजबूत हो गए हैं। लेकिन यह कब होता है, जब आपकी स्थिति कमज़ोर होती है। भाई हम पेट्रोल डीजल खरीदने जो टका दे रहे थे अब उससे काम नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा कमज़ोर पड़ गया है। आप देख सकते हैं बहुत सी तस्वीरें हैं जो आपको बहुत सी बातें बता रही हैं। अगर बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो उसका क्या हाल है, एक बार के लिए तथ्यों पर गौर करें तो बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वह $29.67 बिलियन पर आप पहुँची है। बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है फिलहाल में $39.67 बिलियन पे आप पहुँची है, और जिससे सिर्फ 5 महीने 10 दिन के लिए ही इंपोर्ट किया जा सकता है। यानी विदेशों से सामान जो मंगाया जा सकता है वो 5 महीना 3 दिन में मंगाया जा सकता है। तो असल विदेशों से सामान जो है वो डॉलर में मंगाते हैं, अपनी मुद्रा में नहीं मंगा सकते हैं। और बांग्लादेश के पास जो डॉलर है 39.67 बिलियन ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, जो पहले 45.5 बिलियन हुआ करता था। यानी 45 से लेकर 39 तक की गिरावट हुई। यानी इतना लंबा सफ़र तय किया है डॉलर ने, बांग्लादेश की विदेशी मुद्रा भंडार ने। यानी यह गिरावट देखी गई है। इससे तो 5.3 महीने के लिए परचेज किया जा सकता है। आप ऐसे समझिए कि जब किसी देशों के पास विदेशी रिजर्व भंडार कम होने लगता है तो भुगतान का संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपने जो इंपोर्ट्स हैं उसका पेमेंट डॉलर में करेंगे, आपके पास पर्याप्त डॉलर है नहीं। यदि डॉलर के मुकाबले टका और नीचे गिरती है, मान लीजिए हमारे पास कोई विदेशी सामान लाना है तो हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, यदि हमारी मुद्रा जो है और नीचे गिरती है डॉलर के मुकाबले, तो तब तो पता चलेगा कि भैया और नीचे गिर गई तो हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा मुद्रा, जब हमारे नीचे गिर गई तो। वैसे परिस्थिति में जो हमारे पास 5.3 महीने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, हो सकता है उससे हम 4 ही महीने 4.5 महीने के लिए इंपोर्ट कर सकें जरूरी सामानें। तो ऐसी स्थिति में समस्या और विकट होती चली जाएगी। आपने देखा होगा कि इनकी करेंसी में लगातार गिरावट जारी है। ऐसा इंडिया में कहा जा रहा है कि भारत में डॉलर 80 रुपये को पार कर गया है, मोदी जी की उम्र को पार कर गया है। और यहाँ भी विपक्ष मुद्दा उठाता रहा है कि भारत में भी कहीं श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे भयावह हालात न पैदा हो जाएं। लेकिन अभी रघुराम राजन ने कहा है कि नहीं, भारत में भी वैसी स्थिति आने की कोई संभावना नहीं है। तो अब देखेंगे आप, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने टका को सपोर्ट करने के लिए, टका को मजबूत करने के लिए, जो बांग्लादेश की मुद्रा है उसको मजबूत करने के लिए $5.7 बिलियन 11 महीने में दिया है।
ताकि खुद की जो करेंसी है उसे मजबूत किया जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार भी, फॉरेक्स एक्सचेंज भी जो है 18.65% कम हुआ है बांग्लादेश का। कारण ये है कि जानते हैं विदेशी मुद्रा तब आती है हमारे यहाँ जब लोग हमारे यहाँ निवेश करते हैं, और जानते हैं जब उथल पुथल का दौर होता है तो लोग अपना पैसा दूसरे देशों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पता नहीं भाई मैं जितना पैसा निवेश कर रहा हूँ ऐसे उथल पुथल की स्थिति में वो पैसा शायद वहाँ फंस जाए और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। तो जानते हैं जब विदेशी निवेश नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। अब विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो चीज़ों को इंपोर्ट करने में परेशानी होगी, इंपोर्ट करने में परेशानी होगी, हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, चीज़ें कम आएंगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो प्रोटेस्ट होंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे ही, सरकार विरोधी नारेबाजी और प्रदर्शन होंगे ही। देखिए बांग्लादेश में आप देख सकते हैं, आप कुछ ऐसे सोचें मिलाकर कि प्रोटेस्ट क्यों होता है। आप सोचिए कि प्रोटेस्ट क्यों होता है, लोग सड़कों पर सरकार के विरुद्ध क्यों उतरते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अचानक क्यों ही कहें कि इंडिया में तेल के भाव 150 रुपये लीटर या 200 लीटर कर दिए जाएँ तो आप केवल विरोध सूझेगा ही ना, आपको केवल विरोध ही सूझेगा, क्यों इतना दाम बढ़ा दिया गया। लेकिन देखिए क्योंकि तेल के भाव बढ़ने से सभी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, ढुलाई खर्च बढ़ेगा, परिवहन महंगा होने से महंगाई बढ़ेगी। इसके लिए सरकार को सीधे सीधे लोग जिम्मेदार ठहराएंगे और इसके लिए लोग सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए रोडों पर उतरेंगे। जबकि आप देखिए कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, तब से अब कोई देश एक दूसरे से अछूता नहीं रह गया है। दुनिया में कहीं भी कोई भी उथल पुथल की घटना होगी उसका असर सभी देशों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। हाँ, अपवाद में नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ एक देश हैं जो एक दो देशों से व्यापार करते हैं, उन पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन दुनिया के अधिकांश देश एक दूसरे से परिवहन, संचार और व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कनेक्टेड हैं। इनके सुख दुख का दुनिया किसी देश में जो भी यदि सुख दुख की कंडीशन पैदा हुई तो उसका इनडायरेक्टली प्रभाव भी अन्य देशों पर देखने को मिलता है और पड़ेगा। देखिए कोविड-19 था, चाइना से पैदा हुआ और दुनिया के प्रत्येक देशों को अपने चपेट में ले लिया। रशिया यूक्रेन वार के कारण दुनिया के कई देश फ्यूल की बढ़ती प्राइसेस से, इंक्रीज होने से महंगाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, सत्ता परिवर्तन की नौबत आ गई, सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों पर जो वहाँ भी उथल पुथल होता है तो उसका अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव सॉरी हमारे यहाँ भी देखने को मिलता है। आप देख लीजिए कि क्या हालात है, लोग फटेहाल में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तभी तो मरने वालों को उतार हुए हैं, जला रहे हैं, ये स्थिति पैदा हो गई है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब आपके यहाँ आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी तो आप अपनी मदद के लिए किसी न किसी को पुकारेंगे। बिल्कुल बांग्लादेश भी वही कर रहा है जो श्रीलंका ने किया था। बांग्लादेश ने चीन से मदद मांगी है, श्रीलंका ने भी चीन से मदद मांगा था। तो हो सकता है कि चीन इसको मदद कर भी दे। श्रीलंका ने को शुरू में चीन ने मदद नहीं किया था, लेकिन बाद में मदद के बदले किसी स्ट्रेटजी के तहत चीन से श्रीलंका से उसका हमनटोटा बंदरगाह को ले लिया था। तो हो सकता है यहाँ भी बांग्लादेश कुछ चीन शुरू में मदद न करे, बाद में किसी रणनीति के तहत कुछ जरूरी विभाग, कुछ जरूरी चीज़ें जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको लेकर शायद बांग्लादेश को मदद करे। क्योंकि बांग्लादेश मदद माना गया है और बोलता है कि आप वन बेल्ट वन वे परियोजना के तहत विभिन्न देशों को मुद्राएं दे रहे हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप हमको भी मदद कीजिए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति संभल जाए। और चाइना तो जानते हैं एक विशेष रणनीति के तहत ही किसी को मदद करता है, बिना रणनीति के तहत वो किसी को मदद नहीं करेगा। जहाँ उसका हित छिपा होगा वहीं वो मदद करता है और उसी मदद के परोक्ष में उसने श्रीलंका से हमनटोटा को हड़प लिया। खैर हम आगे बढ़ते हैं तो बांग्लादेश अब ADB के पास भी गया है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक इनके पास गया कि आप मुझे कुछ मदद कीजिए। फिर इसके बाद वह विश्व बैंक के पास भी गया है और वहाँ से भी बोला है कि मुझे कुछ मदद कीजिए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति संभल जाए और हम दिवालिया होने के कगार पर बच जाएं। सुनने में ये भी आ रहा है एक टेबल अंडर द टेबल कि वो IMF के पास भी गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास भी मदद मांगने के लिए गया है और कि आप हमको मदद कीजिए। जानते हैं IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके पास आदमी मदद मांगने के लिए तब जाता है जब उस चारों ओर से मदद मांगकर थक चुका होता है और अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जैसे आप पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे कि पाकिस्तान IMF के पास कई बार से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन IMF हर बार कुछ न कुछ नई शर्त थोप कर उसको मदद देने से मना कर दे रहा है। IMF कह रहा है कि पहले आप अपने यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें हाई कीजिए, सब्सिडी देना बंद कर दीजिए,
इसके बाद ही हम आपको मदद करेंगे। तो सोचिए कि पहले यदि मान लीजिए सब्सिडी देना बंद कर दे सरकार, पेट्रोल डीजल की कीमतें हाई आगे और बढ़ा दे, तो जाहिर बात है देश में आग लगेगी, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में IMF की मदद का क्या होगा? हम लोगों को कैसे समझा पाएंगे, सरकारें कैसे समझा पाएंगी कि इस वजह से हो रहा है? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कुछ वैसा नहीं कर पा रहा है और दुनिया के सामने हाथ फैलाए घूम रहा है कि मुझको मदद की जाए। सेम कंडीशन ही बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व इस समय घबरा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट जुलाई में निकल के आई है। अब होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इस स्थिति से निपटने के लिए लग्जरी गुड्स, महंगी गाड़ियां और महंगे सामानों के इंपोर्ट को बैन कर दिया है। आप इस सेशन में इतना सुन चुके हैं कि आपको सभी न्यूज़ एक जैसी लगती होगी लेकिन लोग कहेंगे कि इंपोर्ट्स को कम कर दो, महंगे आइटम्स मंगाना रोक दो, महंगाई कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी क्या? आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे। आप सोचेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कि बांग्लादेश में कोई व्यक्ति लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता है। भाई बांग्लादेश में सब तो गरीब है नहीं, कोई अमीर आदमी है वो लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता है। तो लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए भैया क्या करना होगा? आपको डॉलर में पेमेंट करना होगा। जब डॉलर में पेमेंट करेंगे तो आप जानते हैं कि डॉलर को आपको सरकार से लेने पड़ेंगे और जानते हैं सरकार के पास पहले से ही फॉरेक्स रिजर्व कम है, यानी विदेशों से जुड़ी चीज़ों के आयात के लिए पैसे नहीं है। तो आपको लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए पैसे देगी सरकार। ऐसी स्थिति में कहेगी कि मैं पैसे नहीं दूंगा। आप कहेंगे कि डॉलर मेरा है, इससे सरकार का क्या लेना देना है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी डॉलर होते हैं वो सरकार के पास जमा होते हैं, क्योंकि डॉलर का व्यापार आप खुद नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं और लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं, और तो इसके लिए आप विदेश से मंगाएंगे। विदेश से मंगाएंगे आपको अपना पैसा डॉलर में देना पड़ेगा और डॉलर आपके पास नहीं होते हैं, वो डॉलर सरकार के पास होते हैं। और सरकार कहेगी कि मैं इसमें आपको डॉलर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेक्स एक्सचेंज जो है, वो पहले से ही घाटे में चल रहा है और ज़रूरत की चीज़ें ही नहीं मंगाई जा पा रही हैं, तो मैं कैसे आपको डॉलर दे दूँ? तो आप कहेंगे पैसा मेरा है, इसमें सरकार से क्या लेना देना है? क्योंकि आपको जब भी लेन देन करना पड़ेगा और डॉलर में करना पड़ेगा, और डॉलर हमेशा सरकार के पास होते हैं। विदेशों से सामान लेने और देने में कभी भी कैश से पेमेंट नहीं होता है, हमेशा बैंक के थ्रू डॉलर में पेमेंट किया जाता है। तो अब ध्यान देंगे, बैंक के पास वो डॉलर है, वो सेंट्रल बैंक की नज़र में होता है, यह हर देश में होता है। सेंट्रल बैंक को नज़र में होता है कि कोई डॉलर कहाँ घूम रहा है। ऐसी स्थिति में सरकारें क्या करती हैं? आपकी विदेशी मुद्रा को कुछ समय के लिए होल्ड कर देंगी, मना कर देंगी कि मैं यदि मान लीजिए जी आपको विदेश घूमने जाना है, विदेश घूमने जाना है तो आपको खर्च करने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन सरकार इस पर रोक लगा देगी कि नहीं, अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि डॉलर अभी मेरे पास पर्याप्त नहीं है। तो आप बोलेंगे सरकार कैसे रोक लगा देगी? अरे भाई, आप देश से बढ़कर थोड़े हैं। देश पहले है, पहले देश की स्थिति सुधारना है कि आपको घूमने के लिए पैसा दे दिया जाएगा, आपको कार खरीदने के लिए पैसा दे दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, तो इसलिए यही होगा। यहाँ पर लग्जरी कार जैसे सेडान कार, गोल्ड, नॉन इसेंशियल आइटम्स के ऊपर रोक लगाई जाती है कि जिससे कि इन पर फालतू व्यय न हो सके। सिर्फ आम लोग जिन चीज़ों से जुड़े हैं उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वही चीज़ें विदेशों से मंगाई जाएं। यहाँ पर भी इन्होंने किया है। ऐसे ही मिलती जुलती न्यूज आप याद करेंगे, 3 मिलती जुलती देशों, पाकिस्तान, सरकार ने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए 18 मई को इंपोर्ट को रोक दिया था, लग्जरी नॉन एसेंशियल गुड्स को बैन कर दिया था। ऐसे ही नेपाल ने किया था और ऐसे ही श्रीलंका ने किया था। तीनों देशों की स्थिति एक जैसी ही है जैसा कि बांग्लादेश की है। ये सारी बातें आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कितनों देशों में डॉलर के मुकाबले वहाँ की मुद्रा गिरी है, लेकिन इसको हमसे विशेष लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर देख लीजिए, कि अब श्रीलंका हमारे पास आता है, बोलता है कि हमारे यहाँ जो आर्थिक हालात पैदा हुए वो फ्यूल की बढ़ती कीमतों से ही पैदा हुए हैं। तो आप हमको रास्ता बताइए जिससे की वजह से आपने अपने यहाँ फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल किया हुआ है और रसिया से कैसे सस्ता तेल खरीद रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में
दुनिया को जो राहत दिलाएगा वो भारत का ही आइडिया होगा। भारत ने एक आइडिया दिया था, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। अगर आपको याद हो कि जब दुनिया का सन एक है तो दुनिया को एक ही ग्रिड से कनेक्टेड होना चाहिए। भारत ने यह आइडिया दुनिया के सामने रखा था और कहा गया था कि सोलर एनर्जी सब लोग एक साथ मिलकर यदि यूज करते हैं और एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं तो फ्यूल की बढ़ती कीमतों पर और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप जानते हैं कि दुनिया में सूरज एक ही है, कहीं सूरज कभी डूबता नहीं। आज हमारे देश में दिखाई पड़ता है तो जब हमारे यहाँ अंधकार होता है तो दूसरे देश में दिखाई पड़ता है। तो यदि पूरी दुनिया को एक सोलर ग्रिड से जोड़ दिया जाए कि जहाँ यहाँ अंधेरा है वहाँ जिस देश में सूरज है वहाँ से सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए, और फिर जब वहाँ हमारे यहाँ अंधेरा हो जाए तो उस देश से हमारे यहाँ सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराई जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत फ्यूल बच सकता है। और हमको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर यदि हम ज़्यादा जोर देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाते हैं, तो महंगाई को काबू में किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर हमको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। डिपेंडेंसी तभी कम होगी जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे, और इसके लिए दुनिया भर के देशों को एक ग्रिड के तहत आना होगा। भारत ने ऐसा अपना विचार दिया था, लेकिन आप जानते होंगे कि इसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को भी एक दूसरे देशों को ग्रिड से जोड़ने, प्रोवाइड कराने के लिए, इसको संचय करने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और जब तक दुनिया के सभी देश एकजुट होकर इस समस्या का सामना नहीं करेंगे, एकजुट होकर एक दूसरे के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक फ्यूल की प्राइसेस दुनिया को, अर्थव्यवस्था को डावाडोल करती रहेंगी। इंडिया से पूछा जा रहा है कि रसिया से सस्ता तेल आपने कैसे परचेज किया है, आप हमें वह आइडिया दीजिए। आप यहाँ देख लीजिए कि श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान हमसे पूछ रहे हैं, नेपाल पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से सस्ता तेल रसिया से खरीदे हैं और अपने यहाँ अन्य देशों की तुलना में महंगाई को नियंत्रित किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेशन आपको समझ में आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे दिन। गुड नाइट।